एम्बुलेंस बुला लेंगे शशि जी, वो भी एक सही बात है। एम्बुलेंस आपने बुला ली, एम्बुलेंस बुलाने तक आप इंतजार कर रहे हैं, फिर दोस्त को कहाँ छोड़ेंगे या उस साथी को कहाँ छोड़ेंगे अपने? गाड़ी में आपके साथ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। खैर आगे चलते हैं। चलिए, तो अंतर्दृष्टि या इनसाइट का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर आगे हम बार बार एक चीज पे डिस्कशन करेंगे, अंतर्दृष्टि, इंसाइट। इंसाइट का सिद्धांत ही है। आज के टॉपिक में थोड़ा सा एक आध कहानियों की चर्चा और करूंगा ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। तो इनसाइट शब्द का क्या अर्थ है? अंतर्दृष्टि, अंतर मीन्स इंटरनल और साइट मीन्स नजर, दृश्य, दृष्टि। इंटरनल साइट से बना इनसाइट, हमारे अंदर की नजर। अंदर की नजर मीन्स हमारी आंखों से जो ना दिखाई दे वो हमारी इनसाइट से दिखाई देता है, हमारे मस्तिष्क की नजर। तो इनसाइट क्या है? एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने और रख रहा हूं। रोचक कहानी है और वास्तविक कहानी है ये। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा आर्किमिडीज का। मुझे लगता है सभी लोग, आप लोग परिचित होंगे आर्किमिडीज से। आर्किमिडीज ने विज्ञान में प्लवन के नियम दिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया, और उनके कारण हम विमान बना पाए जो हवा में उड़ते हैं। जो लोग बार बार इमोजी शेयर कर रहे हैं तो कृपया ना करें, कुछ लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे आर्किमिडीज के सिद्धांत की। आर्किमिडीज ने प्लवन के नियम दिए, तैरने के नियम दिए, और उन्होंने बताया कि कोई चीज पानी में क्यों तैरती है और क्यों डूब जाती है। और इसी के आधार पर, इसी सिद्धांत का बेस बना करके हम वायुयान बना सके, क्योंकि जहाज हवा में तैरता है, और हम पानी के बड़े बड़े जहाज, शिप बना सके। तो उस सिद्धांत पे हम नहीं जाएंगे, मैं जल्दी से कहानी शेयर करता हूँ। आर्किमिडीज आज से 2500 साल पहले लगभग हुए। तो यूनान के किसी शासक के दरबार में वो विद्वान के पद पर थे। ज्यादातर लोग उनसे चिढ़ते थे, ज्यादातर लोग उनसे नाराज होते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक व्यापारी आया व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए राजा के पास। अब जब वो अनुमति मांगने के लिए आया तो उसने राजा को उपहार स्वरूप सोने का एक मुकुट दिया, और उसने कहा, महाराज मुझे अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दें, और ये शुद्ध सोने का मुकुट मैं आपकी सेवा में रख रहा हूँ। राजा उससे खुश हो गया और राजा ने उसको अनुमति दे दी व्यापार करने की। व्यापारी तो चला गया। अब राजा के दिमाग में किसी ने कीड़ा डाल दिया कि महाराज हम ये कैसे जानेंगे कि जो मुकुट मिला है, जो क्राउन मिला है हमको, आपको, ये शुद्ध सोने का बना हुआ है? क्योंकि उस समय तक सोने की शुद्धता को मापने की कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, क्लियर तकनीक नहीं थी जिसे मापा जा सके। राजा ने कहा, बात तो सही है, तो अब ये कौन बताएगा कि सोना सोना शुद्ध है इस मुकुट का या अशुद्ध है? तो दरबारियों ने कहा कि क्यों ना आप आर्किमिडीज से कहें, बड़ा होशियार आदमी है, वो पता करके बताएगा, कोई ना कोई तरीका खोज लेगा। राजा ने आर्किमिडीज से कहा, आर्किमिडीज को बुलाया तो आर्किमिडीज ने सोचा कि महाराज मैं कैसे बता दूंगा, मुझे क्या पता। तो राजा ने कहा, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अगर तुम ये नहीं पता लगा पाए कि सोना मिलावटी है, शुद्ध है, तो तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दूंगा, और जो तुम यहाँ लाभ ले रहे हो राज्य का, वो सब बंद तुम्हारा। आर्किमिडीज बड़े परेशान। खैर 7 दिन का समय था, अपने घर वापस आ गए, महल अपने पहुंच गए जहां वो रहते थे। उनको कोई ऐसा तरीका तो सूझ नहीं रहा था कि कैसे ये पता लगे कि मुकुट शुद्ध सोने का है या मिलावटी सोने का है। तो परेशान, टाइम बीतता जा रहा था। 7वां दिन आया, आखिरी दिन था। लगातार वो इसी प्रॉब्लम में चिंतन में पड़े हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। आखिरी दिन जब आया तो उन्होंने सोचा, एक बार और मैं जाके शाही गुसल खाने में, यानी शाही बाथरूम में, शाही स्नानागार में जाके स्नान कर लूं, बाथ टब में जाकर के। उन्होंने, क्योंकि आज के बाद तो मुझे राज्य से निकल जाना है, तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि जाओ मेरा टब पानी से भर दो एकदम लबालब, मैं स्नान करूंगा आज। नौकर ने ऐसा ही किया। आर्किमिडीज पहुंचे बाथरूम में, और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर बाथरूम घुसे और बाथ टब में जैसे ही बैठे, तो वैसे ही बहुत सारा पानी निकल करके जमीन में गिर गया।
बाथरूम में फैल गया, स्वाभाविक था क्योंकि बाथटब पूरा भरा हुआ था। तो जब उस बाथटब में उतरे तो बहुत सारा पानी स्पिल आउट हो गया। जैसे ही पानी स्पिल आउट हुआ तो आर्किमिडीज के दिमाग में बल्ब जला, लाइट जल गई, आहा मूवमेंट, माने सॉल्यूशन उनको मिल गया। वो तुरंत बाथरूम से जिस कंडीशन में थे बिना कपड़ों के, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं उस समय के, वैसे ही वो भागते भागते दरबार में गए और एक ही शब्द चिल्ला रहे थे, यूरेका यूरेका, आई फाउंड आई फाउंड। यूरेका का अर्थ होता है मैंने खोज लिया। जब वो दरबार में पहुंचे तो सबने सोचा कि पागल हो गए सदमे में। आर्किमिडीज ने कहा कि महाराज मैंने खोज लिया, कैसे पता लगाएंगे कि मुकुट शुद्ध सोने का है या मिलावटी सोने का है। तो राजा ने कहा ठीक है बताओ। आर्किमिडीज ने कहा महाराज हमको ये नहीं पता कि व्यापारी ने जो मुकुट दिया ये शुद्ध सोने का है या मिलावटी सोने का है, लेकिन हमारे दरबार, हमारे कोष में जो सोना है वो तो हमको पता है कि हमने खुद रिफाइंड करा के रखा है, वो शुद्ध सोना, वो प्योर गोल्ड है। महाराज ने कहा बिल्कुल वो हमें पता है। तो राज्य कोष से शुद्ध सोना मंगवाया गया और राज्य के सबसे होशियार जौहरी को बुलाया गया और उस जौहरी को कहा गया कि जैसा ये मुकुट है हूबहू इसी आकार का, इसी बनावट का, इसी आयतन का और इसी द्रव्यमान का एक दूसरा मुकुट तैयार करो। दूसरा मुकुट बनाया गया। अब दो मुकुट हो गए, एक जिसमें जो व्यापारी ने दिया था, एक जो राजकोष के सोने से बना था। आर्किमिडीज ने एक टब में पानी मंगवाया और पहले मिलावटी मुकुट को उस पानी में डुबोया। तो जितना पानी बाहर निकला आर्किमिडीज ने उस पानी को नाप लिया। फिर शुद्ध सोने के मुकुट को जब डुबोया और जितना पानी निकला तो उसको नाप लिया। दोनों पानी की मात्रा में अंतर था। यहां पर आर्किमिडीज ने फिर यहां कहा महाराज इसके मुकुट में मिलावट है। क्यों मिलावट है? क्योंकि जब आकार सेम, पदार्थ सेम, आयतन सेम, द्रव्यमान सेम, तो घनत्व भी सेम, तो बाहर विस्थापित होने वाले द्रव यानी पानी की मात्रा भी या पानी का वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर व्यापारी को बुलाया गया, डांट के पूछा गया तो उसने स्वीकार कर लिया। और इस एक चीज से आर्किमिडीज ने आगे घनत्व की परिभाषा दी। आप जानते होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, डेंसिटी पे। और इसी एक चीज से आर्किमिडीज ने बाद में प्लवन के नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिए। तो जो आर्किमिडीज के अंदर जो दिमाग में जो बत्ती जली थी, जो लाइट जली थी, जो अहा मूवमेंट था, वो क्या था? वो आर्किमिडीज की इंसाइट थी, वो आर्किमिडीज की अंतर्दृष्टि थी। आप जब वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ोगे तो चाहे देखोगे कि जेम्स वाट ने केतली को देख करके स्टीम इंजन बनाने का आइडिया निकाल लिया। ऐसी तमाम कहानियां हैं, उन पर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, समय ज्यादा लगेगा। तो कुल मिला करके जो आर्किमिडीज के दिमाग में जो आइडिया आया, आर्किमिडीज के दिमाग में आइडिया क्या था? आर्किमिडीज के दिमाग में ये आइडिया उनका इंसाइट था ये। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो क्या था? वो इंसाइट लर्निंग थी। तो इंसाइट का क्या अर्थ हुआ? हमारे मस्तिष्क में अचानक प्रकट होने वाली समझ, जिसकी सहायता से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसाइट। इसको अंतर्दृष्टि कहते हैं। ये किन दो चीजों पर आधारित है? ये बुद्धि पर आधारित है और हमारी इमेजिनेशन स्किल्स पर आधारित है, हमारी कल्पनाशीलता पर आधारित है। माने इंसाइट लर्निंग कहती है कि अधिगम कई बार इंसाइट से उत्पन्न होता है और इंसाइट यकायक अचानक उत्पन्न होती है। हमारे मस्तिष्क की शक्ति है इंसाइट। तो इंसाइट लर्निंग रटने का विरोध करती है, इंसाइट लर्निंग ट्रायल एंड एरर का विरोध करती है, इंसाइट लर्निंग किसी तरह के अनुबंधन का भी विरोध करती है। तो आपने तीन विचारधाराएं अधिगम की पढ़ी, पावलोव की, स्किनर की, थॉर्नडाइक की। चौथी विचारधारा कोहलर की, वो तीनों का विरोध करते हैं। कोहलर कहते हैं कि भैया लर्निंग अचानक हो सकती है, इंसाइट अचानक उत्पन्न हो सकती है, जिससे हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी मिल जाती है। लेकिन ये सिद्धांत भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर बार लर्निंग इंसाइट बेस्ड नहीं होती। कई बार लर्निंग ट्रायल एंड एरर से होती है, कई बार लर्निंग कंडीशनिंग से होती है।
तो चारों में से कोई भी सिद्धांत अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो इनसाइट लर्निंग क्या कहती है कि सीखना अचानक होता है। तो अंतर्दृष्टि क्या है? जब किसी समस्या का समाधान अचानक दिमाग में उत्पन्न हो जाए, और ये तब उत्पन्न होगा जब हम समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर लें एक साथ, यानी गेस्टाल्टिक अप्रोच से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे, 2-3 उदाहरण, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अंतर्दृष्टि क्या है। अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है, इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, ये तब उत्पन्न होती है जब हम विषय वस्तु को संपूर्णता में देखते हैं, समग्रता में देखते हैं, और जिसकी बुद्धिमत्ता जितनी अच्छी होती है उसकी अंतर्दृष्टि भी उतनी अच्छी होती है। एक सरल शब्द में अंतर्दृष्टि को हम कह सकते हैं सूझ, है ना। जो ज्यादा बुद्धिमान होगा हम मानते हैं कि भाई उसकी सूझबूझ की क्षमता अच्छी है, कम बुद्धिमान व्यक्ति की सूझबूझ की क्षमता कमजोर है। यह अंतर्दृष्टि की विशेषता है। अब कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या है? अच्छा, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कोहलर के बाद 1945 लिखा हुआ है। ये 1945 में प्रिंट हो गया, ये गलत है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट हुए थे 1913 से लेके 1917 के बीच में हुए, और ऑफिशियली जो पब्लिश हुआ वो 1925 में पब्लिश हुआ। तो यहाँ पर 1945 की जगह 1925 होना चाहिए था, मैं सही करके भेजूंगा। लेकिन डेट पे आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल टॉपिक को समझना है। कोहलर कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो कैनरी आइलैंड में फंस गए अपनी लैब में। अब वो बाहर अपने देश जर्मनी जा नहीं सकते थे क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तो कोहलर ने वहीं कैनरी आइलैंड में रह करके ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए पशुओं पर, पशुओं की इंटेलिजेंस को समझने पर। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चिंपैंजीज के ऊपर किए, और उनका एक फेवरेट चिंपैंजी था जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किए। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। टीटी की परीक्षा में यह प्रश्न भी आ चुका है। कोहलर के चिंपैंजी का क्या नाम था? कोहलर के चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। याद रखिएगा, चिंपैंजी या वन मानुस ऐप की एक प्रजाति है, बंदर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदर अलग होते हैं, लेकिन बंदर भी एक ऐप है ना, और ये भी एक ऐप की प्रजाति है। तो प्रयोग क्या था? कोहलर ने 2 तरह के प्रयोग मोस्टली किए। एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा स्टिक एक्सपेरिमेंट किया। बॉक्स एक्सपेरिमेंट किस तरह से था? बॉक्स एक्सपेरिमेंट के क्रम में कोहलर ने चिंपैंजी यानी सुल्तान के बाड़े में, पिंजड़े में कुछ ऊंचाई पर केलों का गुच्छा टांग दिया। वो इतनी ऊंचाई थी कि सुल्तान उछल करके, जंप करके केलों को नहीं प्राप्त कर सकता था। अब टांग दिया और कोहलर ने फिर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कोहलर ने वहां पर पिंजरे के अंदर कई तरह के अलग अलग आकार के बॉक्सेस रख छोड़े थे, पहले से 4-5 बॉक्सेस रख छोड़े थे। कोहलर ने 1-2 बार उछल कूद करके केलों को सुल्तान ने 1-2 बार उछल कूद करके केलों को पाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। तो सुल्तान बैठ गया, और कोहलर ने नोटिस किया कि वो इस तरह से बैठ गया कि मानो कुछ चिंतन कर रहा हो, मानो कुछ सोच रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई यानी अपनी परिस्थिति का आकलन किया कि केला ऊपर है, मेरे पिंजड़े में ऐसी क्या चीज है जिससे मैं केले पा सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बंदर की बात हो रही है, एक चिंपैंजी की बात हो रही है। चिंपैंजी थोड़ी देर चिंतन करता रहा, फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, और उसको जब अलग अलग आकार के बॉक्सेस दिखे तो उठा। उसने बॉक्सेस को उठाया और एक दूसरे के ऊपर रखा, उन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ा, और चढ़ करके उसने केले प्राप्त कर लिए। कौन कर रहा था ये? एक चिंपैंजी कर रहा था। चिंपैंजी ने क्या किया? अपनी इंसाइट का प्रयोग किया अपनी परिस्थिति को समझने के लिए। और उसने कौन सा अप्रोच यूज किया? गेस्टाल्टिक अप्रोच यूज किया। उसने अपनी सिचुएशन को समग्रता में जब एनालाइज किया तो एक सॉल्यूशन तक पहुंच गया कि भाई इस तरह से मैं केलों के गुच्छे को प्राप्त कर सकता हूं। ये कोहलर का पहला एक्सपेरिमेंट है।
ये कोई इंसान नहीं कर रहा था, कोई बच्चा नहीं था, ये एक बंदर ने ऐसा किया, एक चिंपैंजी ने ऐसा किया। उसने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी सूझ से, अपनी समझ से केले के गुच्छे को प्राप्त कर लिया। और भी तमाम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। 2 एक्सपेरिमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूं। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट के क्रम में कोहलर ने अब की बार पिंजड़े में बॉक्सेस के बजाय अलग अलग आकार की, बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर बंदर टोटी खोलकर पानी पी लेते हैं, एकदम सही है। और आप और नोटिस कीजिएगा, वो इंसानों से ज्यादा समझदार हैं, वो टोटी बंद भी करते हैं पानी पीने के बाद। कई बार चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में बंदर हैं, इंसान नहीं बंद करता पीने के बाद, पानी को बहने देता है। अब सोचिए बुद्धिमान ज्यादा कौन हुआ, इंसान या बंदर? माने बंदर हमसे कई चीजों में ज्यादा बुद्धिमान। चित्रकूट में आप बंदरों को नोटिस कीजिए, वो चिप्स का पैकेट छीन करके उसको फाड़ के चिप्स खा सकते हैं उससे। दीपक चंद जी बंदर, हम भी बंदर ही थे कभी। चलिए, तो अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब की बार बॉक्सेस के बजाय अलग अलग आकार की 2-3 छड़ियां रख दी, जिनको एक दूसरे में फंसाया जा सकता था। और केले के गुच्छे ऊपर टांग दिए गए। अब की बार फिर चिंपैंजी सुल्तान ने वही व्यवहार दर्शाया। पहले पाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं पा पाया तो उसने, वो बैठ गया मानो चिंतन कर रहा हो, और उसने चारों तरफ देखा। और देखने के क्रम में उसने फिर देखा कि मेरे पास चारों तरफ छड़ियां पड़ी हुई है 2-3। उसने कोशिश की उन स्टिक्स को आपस में जोड़ने की। वो स्टिक्स जोड़ ली उसने, और जोड़ करके उनसे केले का गुच्छा नीचे गिरा लिया और केला पा गया। फिर ये दोनों बातें साबित करते हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट ये साबित करते हैं कि केले के गुच्छे को पाना चिंपैंजी ने सीख लिया। कैसे सीखा? ट्रायल एंड एरर से तो नहीं सीखा। अब इस पे भी बात करते हैं कि बुद्धि है या अनुभव है, क्या है, इस पे बात करते हैं अभी। कौवे ने घड़े में कंकड़ डालकर पानी पी लिया। बच्चों को बुद्धिमत्ता का महत्व सिखाने के लिए बातें, ये कहानी सुनाई जाती है। पिंकी जी भारत के भी कोई मनोवैज्ञानिक हैं, बिल्कुल भारत में भी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उतना काम नहीं हुआ। अभी आगे चर्चा करते हैं। तो केले के गुच्छे को उसने बंदर ने छड़ियों को जोड़ करके पा लिया। अब एक बात आई कि ये अंतर्दृष्टि थी कि अनुभव था? तो कोहलर के प्रयोग में तो ये अंतर्दृष्टि थी, क्योंकि बंदर के सामने पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं आई थी। लेकिन अब जब 4, 6, 10 बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, तो अब बंदर को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बॉक्सेस देखेगा, वो छड़ियां देखेगा और आसानी से पा लेगा। ये अनुभव हो गया। चित्रकूट के बंदर नल का टैप खोल करके, पानी का टैप खोल करके अब ये उनका अनुभव हो गया, क्योंकि ये उन्होंने सीख लिया। उन्होंने कई बार देखिएगा फॉलो भी किया, ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करके भी उन्होंने सीखा। अधिगम हर तरह से होता है, ट्रायल एंड एरर से भी होता है, अनुकरण से भी होता है, अनुबंधन से भी होता है, और अंतर्दृष्टि से भी होता है। कोई एक चीज अधिगम को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकती है। भारत के वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जितने भी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। ज्यादातर अमरीकी हैं, मोस्टली अमरीकी हैं, और जर्मन और रशियन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन भारत में मनोविज्ञान पे काम हुआ है 1918 के आसपास। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विषय पढ़ाया जाना शुरू हुआ भारत में, और उसके पहले मनोविज्ञान कोई यहाँ जानता नहीं था। तो इस लेवल के रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट भारत में नहीं है। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलर आइडियाज उनके मनोविज्ञान में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया था आपको, नोम चॉम्स्की के बारे में। भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था उन्होंने। अभी इस समय उनका नाम बड़ा चर्चित है। एप्स्टीन फाइल से आप लोग परिचित होंगे। एक अमेरिकी अपराधी, अरबपति अपराधी एप्स्टीन, उसकी फाइल्स को पब्लिश करने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। आज ही पब्लिश कर रहे हैं वो उसको। तो एप्स्टीन फाइल्स में नोम चॉम्स्की का भी नाम सामने आ रहा है।
अब देखने में पता चलेगा कि नोआम चॉम्स्की किस हद तक उसके अपराधों में शामिल थे, और शामिल थे भी या नहीं थे। तो नोआम चॉम्स्की, समस्या जब गंभीर हो तो उस पर लगातार मंदोहराता समाधान करने के लिए, बिल्कुल आगे इस पे बात करेंगे। ये अंतर्दृष्टि का एक चरण है। कैसे? मैंने 2 एक्सपेरिमेंट बताया आपको। अब इसके आधार पर, अपने इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर कोहलर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? कोहलर ने कहा कि अधिगम अंतर्दृष्टि पर भी आधारित हो सकता है। तो कैसे? उन्होंने कहा कि अंतर्दृष्टि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें समस्या का समाधान किसी स्थिति के समग्र विश्लेषण से और उसके विभिन्न अंगों के मध्य संबंध को पहचानने से प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम परिस्थिति के संपूर्ण विश्लेषण पर या परिस्थिति को समग्रता में देखने पर बल देता है। अब अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम के चरण कितने होते हैं? ये 4 चरण अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम की परीक्षा में, टेट में भी पूछे गए हैं, सीटेट में भी पूछे गए हैं। तो इनका उल्लेख किया था ग्राहम वॉलेस ने 1926 में। ये 4 चरण कोहलर ने नहीं बताए, ये 4 चरण बताए हैं ग्राहम वॉलेस ने वर्ष 1926 में। उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, द आर्ट ऑफ थॉट, और द आर्ट ऑफ थॉट में उन्होंने 4 चरणों के बारे में बताया। किसी समस्या को समाधान करने के लिए अंतर्दृष्टि को डेवलप करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं, वो 4 चरण हैं, जिसमें से अभी एक स्टेप की चर्चा आप में से किसी ने की थी मैसेज के थ्रू। पहला चरण है प्रिपरेशन यानी तैयारी, दूसरा चरण है उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, तीसरा चरण है इल्यूमिनेशन यानी प्रकाशन, और चौथा चरण है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। 4 चरण है, याद रखिएगा, एक क्रम में है ये चारों चरण। पहला चरण तैयारी, दूसरा चरण उद्भवन, तीसरा चरण प्रकाशन, और चौथा चरण सत्यापन। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन किसने बताए? ये 4 चरण, ये 4 चरण बताए ग्राहम वॉलेस ने। अच्छा, अब प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन क्या है, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मान लीजिए एक गणित का एक विद्यार्थी गणित के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहा है। अब अचानक से कुछ प्रश्न उसके दिमाग उसको ऐसे मिलते हैं जिनका वो उत्तर नहीं जान पा रहा, जिनको नहीं हल कर पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो एक तैयारी करेगा, प्रश्नों को हल करने की तैयारी कैसे करेगा? अपने उस प्रियर नॉलेज को गैदर करेगा कि भाई क्या क्या आइडिया मैं इसमें लगा सकता हूं, और सोचेगा कि किसी तरह से प्रश्न हल हो जाए। लेकिन जब फिर प्रश्न नहीं हल होगा तो कई बार हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो हम कई बार चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाते हैं, म्यूजिक सुनने लगते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा आराम देते हैं। फिर दूसरा चरण हो गया उद्भवन। अचानक से जब हम आराम से बैठे हैं, तब अचानक से हमारे दिमाग में बत्ती जलती है, घंटी बजती है कि भाई इस प्रॉब्लम को तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता था। ये तीसरा चरण हो गया इल्यूमिनेशन, और अंत में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो आइडिया हमारे दिमाग में आया उससे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमारा आइडिया सत्यापित हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम के या अंतर्दृष्टि के 4 चरण हैं। पहला चरण है तैयारी, दूसरा चरण है उद्भवन, तीसरा चरण है प्रकाशन, और चौथा चरण है सत्यापन। उद्भवन क्या है? उद्भवन हमारी दिमाग की वह स्थिति है जब वास्तव में हम ये सोचते हैं कि हम दिमाग को आराम दे रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग प्रॉब्लम पे इनडायरेक्टली काम करता रहता है। जैसे अभी आपने कहा था कि आंख बंद करके हम लगातार प्रॉब्लम के बारे में हमारा दिमाग सोचता रहता है, हम दोहराते रहते हैं। वो क्या कंडीशन थी? वो थी उद्भवन की कंडीशन, इंक्यूबेशन की कंडीशन। पहला चरण है तैयारी यानी प्रिपरेशन, दूसरा चरण है उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, तीसरा चरण है प्रकाशन यानी इल्यूमिनेशन, और चौथा चरण है वेरिफिकेशन यानी सत्यापन।
चिंपैंजी ने पहले केलों को पाने के लिए थोड़ा उछल कूद की, तो तैयारी थी उसकी। फिर वो सोचने बैठ गया, चिंतन करने लगा। वो उद्भवन था, इंक्यूबेशन था, जब दिमाग में इंटरनली आइडिया चल रहा है। बिल्कुल मैं बताता हूँ नीरज जी। अभी अचानक से दिमाग में आइडिया आया कि भाई मैं बॉक्सेस के ऊपर बॉक्स रख के केलों के गुच्छों तक पहुंच सकता हूं। ये प्रकाशन था। और अगर वो केलों को गुच्छों को उसने उस तरीके से पा लिया, तो उसका ये तरीका क्या हुआ, उसकी अंतर्दृष्टि सत्यापित हो गई। ये वेरिफिकेशन था। किसी समस्या पर अप्रत्यक्ष रूप से चिंतन करना उद्भवन है। जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो, आप अपनी नजर में आराम कर रहे हो, लेकिन उद्भवन का काम दिमाग के अंदर अपने आप होता रहता है, स्पॉन्टेनियस होता है वो। जैसे आर्किमिडीज की मैंने घटना बताई। आर्किमिडीज सबसे पहले आए होंगे तो उन्होंने तमाम ट्राई किया होगा कि कोई तरीका मिल जाए। वो क्या था, वो प्रिपरेशन था। फिर आर्किमिडीज ने क्या किया, कोई तरीका नहीं मिल रहा तो चलो वो आराम करने लगे। फिर कभी बाथ टब में बैठ के नहाते रहते, सोचते रहते, बिस्तर पे लेटे हैं, सो रहे हैं अपनी नजर में, लेकिन दिमाग के अंदर तो वो चीज चल रही है। वो जो कंडीशन है जब आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग अप्रत्यक्ष रूप से समस्या के समाधान पर काम कर रहा है, तो वो कंडीशन है उद्भवन की। और समस्या समाधान की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण, गेस्टाल्टवादी विचारक किसी को मानते हैं, उद्भवन को ही मानते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में भी देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो दिमाग में हमारे चलता रहता है, चलता रहता है। अचानक से आइडिया क्लिक कर जाता है कि भाई नहीं, ऐसे तो हो सकता है, ऐसे तो काम बन सकता था मेरा। तो जब ये आइडिया आ गया कि ऐसे तो काम हो सकता था, तो वो इल्यूमिनेशन हो गया, प्रकाशन हो गया। अब आपने चेक कर लिया कि ये जो दिमाग में मेरे आइडिया आया, इससे मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, इससे सफलता मिली या नहीं मिली। वो क्या हुआ, वो वेरिफिकेशन हो गया आपके आइडिया का। और अगर आइडिया वेरीफाई हो गया, तो आगे ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर आप उसी आइडिया को फॉलो करोगे। तो अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण जो जी वॉलेस ने बताए थे, ग्राहम वॉलेस ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट में वर्ष 1926 में प्रकाशित हुई थी। पहला चरण है तैयारी, दूसरा चरण है उद्भवन, तीसरा चरण है प्रकाशन, और चौथा चरण है सत्यापन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये तो भाई बात हो गई अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम की, अंतर्दृष्टि की, गेस्टाल्टवाद की और कोहलर के प्रयोग की। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं। इसके ये बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है हमारी अंतर्दृष्टि। कैसे प्रभावित होगी, एक तो हमारी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होती है। बुद्धिमान व्यक्ति की अंतर्दृष्टि अच्छी होगी, कम बुद्धिमान व्यक्ति की अंतर्दृष्टि अच्छी होगी, बुरी होगी या कम अच्छी होगी। कई बार आप देखते हो किसी व्यक्ति को आप दूरदर्शी कहते हो। कैसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहा जाता है, जो समस्या को आने से पहले अंदाजा लगा लेते हैं, भाप लेते हैं। तो कैसे भापते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि से भापते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति की अंतर्दृष्टि अच्छी होगी, कम बुद्धि वाले व्यक्ति की अंतर्दृष्टि कम अच्छी होगी। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अनुभवी होगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अनुभवी, उसकी अंतर्दृष्टि उतनी अच्छी होगी। शुरुआत में सर ने एक बात कही थी, कुछ लोग पढ़े होते हैं और कुछ लोग कढ़े होते हैं। तो जो कढ़े लोग होते हैं उनकी अंदर अंतर्दृष्टि अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव ज्यादा प्राप्त किए होते हैं। तीसरा, जो प्रॉब्लम का जो लेवल है और प्रॉब्लम की जो नीड है, नेसेसिटी है, वो भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अब ढेरों जो सफल लोग हैं, आप जब उनके बारे में पढ़ोगे
तो आप पाओगे कि उन्होंने जो बड़े बड़े काम किए अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर किए, इंसाइट के आधार पर किए। जैसे रामानुजम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भारत के महानतम मैथमेटिशियन है। रामानुजम कहते थे कि उनको गणित के जटिल प्रश्न, गणित की जटिल पहेलियां, गणित की जटिल सिद्धांत देवी मां सपने में आकर के सिखाती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि वो अपने आइडियाज को सपने में देख लेते हैं। ये सपने क्या थे? ये सपने उनकी अंतर्दृष्टि के को प्रस्तुत करने वाले स्वप्न होते थे। आर्किमिडीज ने प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे किया? क्योंकि बुद्धिमान थे तो उन्होंने अपनी, उनकी इंसाइट अच्छी थी। जेम्स वाट अनपढ़ था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने केतली के ढक्कन को बार बार ऊपर नीचे होते देखा स्टीम की वजह से, तो उसके दिमाग में आया कि स्टीम में ताकत है और उसने स्टीम इंजन बना दिया। कैसे बनाया? उसकी इंसाइट अच्छी थी, उसकी अंतर्दृष्टि अच्छी थी। तो एक बात याद रखिएगा, किताबें पढ़ करके रट्टा मार लेने से अंतर्दृष्टि नहीं अच्छी होती। परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेने से भी अंतर्दृष्टि अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को हम इस बात पे ही फोकस करें कि भाई रट्टू तोता ना बनो। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेना सब कुछ नहीं होता है, महत्वपूर्ण है वो, बुद्धिमत्ता विकसित करना ज्यादा जरूरी है। खैर, आयु का भी प्रभाव पड़ता है अंतर्दृष्टि पर। कम आयु वाले व्यक्ति की अंतर्दृष्टि कमजोर होगी क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। अधिक आयु वाले व्यक्ति की अंतर्दृष्टि अपेक्षाकृत अच्छी होगी ज्यादातर मामलों में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा थॉर्नडाइक, कोहलर और स्किनर में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ पे थॉर्नडाइक का अधिगम पूरी तरह से प्रयत्न और त्रुटि पर आधारित है। कोहलर के अधिगम में भी प्रयत्न और त्रुटि कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि बंदर पहले प्रयास करता है। हाँ, अगर समझ में ना आए तो भी रट्टा मार करके परीक्षा पास करना भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। अभी जो आप लोगों का लक्ष्य है उस लक्ष्य पे काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो प्रश्नों के उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे किसी विषय में, न सिर्फ बाल मनोविज्ञान में बल्कि अन्य किसी विषय में। तो अगर किसी को समझ में ना रहा हो तो बेशक आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और फिर सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, कोई किसी तरह से पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। लेकिन बच्चों को फिर भी हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो रटने के बजाय सीखे। तो प्रयत्न और त्रुटि कहीं ना कहीं कोहलर के सिद्धांत में भी सम्मिलित है। और लेकिन कोहलर फिर भी कहते हैं कि अधिगम प्रयत्न और त्रुटि का परिणाम नहीं है, अधिगम अंतर्दृष्टि का परिणाम है। प्रयत्न और त्रुटि में अधिगम धीरे धीरे होता है, अंतर्दृष्टि में अधिगम अचानक से हो जाता है। प्रयत्न और त्रुटि का आधार है अभ्यास, प्रैक्टिस लगातार। अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम का आधार है बुद्धिमत्ता। प्रयास और त्रुटि एकदम मशीन की तरह जब काम करो आप, मैकेनिकल है। लेकिन अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम पूरी तरह से कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक है। शुरुआती कक्षाओं में प्रयास और त्रुटि ज्यादा फायदेमंद है, बड़ी कक्षाओं में अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम ज्यादा फायदेमंद है। तो कुछ कुछ ये प्रयास और त्रुटि से तो मिलता है, लेकिन अनुबंधन का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, चाहे वो पावलोव का अनुबंधन हो या स्किनर का अनुबंधन हो। अब इसको कक्षा में क्या इसके इम्प्लीकेशन निकलते हैं कि भाई कक्षा में इसका एक इम्प्लीकेशन निकलता है कि विषय वस्तु को जब समझाया जाए तो विषय वस्तु को पहले बच्चों के सामने समग्रता में एक कथा की तरह, कहानी की तरह रखा जाए और बाद में उसके टुकड़ों पर, उसके अंशों पर चर्चा की जाए। यानी शिक्षण का एक सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत कहाँ से निकल के आता है? पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद की विचारधारा से निकल के आता है। किन विषयों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? सपने में किसी समस्या का हल ढूंढना बिल्कुल उद्भवन है, इंक्यूबेशन है।
समस्या समाधान आधारित अधिगम गणित जैसे विषय, विज्ञान जैसे विषय, संगीत जैसे विषय, लेखन जैसे विषयों के लिए बहुत उपयोगी है। तर्क जैसे विषयों के लिए समस्या समाधान आधारित अधिगम उपयोगी है, क्योंकि ये रटने के बजाय सीखने और समस्या समाधान पर बल देता है। अब शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पहली बात तो पूर्ण सहज के नियम का पालन करे। अगर गेस्टाल्टवादी शिक्षक है, विषय वस्तु को बच्चों के सामने डिटेल में पहले रख दे, बाद में उसके टुकड़ों पर चर्चा करे। एक महत्वपूर्ण काम ये करना चाहिए कि शिक्षक को विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। आप अपने विद्यार्थी को प्रश्न पूछना सिखा दीजिए, प्रश्न करना सिखा दीजिए, और अगर इतना सिखा दिया तो आपने ये मान लीजिए कि 50% से ज्यादा काम आपका हो गया। अगर विद्यार्थी उत्पन्न होने लगे, बच्चे के अंदर अगर प्रश्न उत्पन्न होने लगे, रटने को हतोत्साहित करता है, ये सूझ और समझ से सीखने को प्रोत्साहित करता है, बच्चों के पुराने अनुभवों को प्रोत्साहित करता है इस विचारधारा वाला शिक्षक। क्रिटिसिज्म पे मैंने आपसे चर्चा कर ही ली, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, कम बुद्धिमत्ता वाले बच्चों या लोगों के लिए उपयोगी नहीं है ना। हर बार हर एक प्रॉब्लम केवल सूझ से सॉल्व नहीं हो सकती, कई बार प्रॉब्लम ट्रायल एंड एरर से भी सॉल्व होती हैं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर सही दवा लिखना ट्रायल एंड एरर से सीखता है, सूझ से नहीं सीखता, सूझ तो बाद में आती है। हम ये कह सकते हैं कि सूझ का बेस कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर ही है ना। तो ये इसके कुछ लूप्स हैं, लूप होल्स हैं, ये भी याद रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे। इसके पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार जल्दी से बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उन पे चर्चा कर रखी है। उसके बाद हमने पियाजे, वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग, जेरोमी ब्रोनर और नोम चॉम्स्की के बारे में, उनके आइडियाज थोड़ा डिस्कशन किया है। फिर मैंने उनकी पीडीएफ भी और पीपीटी की भी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दी है ग्रुप में। जीन पियाजे के, वेगोत्स्की के जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे वो भी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं ग्रुप में। फिर हम लोग अधिगम वाले चैप्टर में आए, और अधिगम वाले चैप्टर में हमने तमाम चीजों पे अभी डिस्कशन करना शुरू किया। अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, किस तरह से लर्निंग होती है, और लर्निंग की थियरीज पे हमने चर्चा की। तो व्यवहारवाद की पहले थियरीज पे चर्चा की, तो व्यवहारवाद में हमने 3 सिद्धांतों पे डिस्कशन किया, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर पे। और अब चौथा सिद्धांत है अधिगम का, जो कि गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। आज हमने उसको भी कंप्लीट किया। 170 प्रश्नों का एक पीडीएफ उत्तर के साथ मैं भेज चुका हूं आप लोगों को, जो अधिगम और अधिगम के जो 3 सिद्धांत आपने पढ़े उन पर आधारित है। 50 प्रश्नों का एक पीपीटी भी मैंने उससे बनाया था। 50 प्रश्नों का एक पीपीटी भी मैंने बनाया था, वो भी मैंने आपको शेयर कर दी है। यहाँ पर चिंपैंजी को एक बात है, दीपक जी ने कहा पुनर्बलन की बात आई यहाँ पर। वास्तव में पुनर्बलन की अवधारणा का समर्थन, ये पुनर्बलन का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, गेस्टाल्टवादियों ने, या कोहलर ने नहीं किया पुनर्बलन की विचारधारा का समर्थन। केला यहाँ पर सीधे तौर पे पुनर्बलन की तरह चिंपैंजी के लिए काम नहीं कर रहा था, केले का गुच्छा, क्योंकि वो तो उसको सामने नजर आ रहा था। इसके लिए अगर पुनर्बलन था कहीं पर, तो उस तरीके में था जिस तरीके से उसने केले के गुच्छे को प्राप्त करना सीख लिया। पहली बार उसने सीखा बॉक्सेस को रख करके, लेकिन फिर पुनर्बलन को ही खारिज करने के लिए उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, और अब की बात बॉक्सेस की बजाय छड़ियां रखी। नई सिचुएशन आ गई, तो नई सिचुएशन में भी उसने अपनी सूझ का प्रयोग करके अपना भोजन प्राप्त करना सीख लिया। तो यहाँ पर सीधे तौर पे कोहलर के सिद्धांत में, कोहलर की अवधारणा में पुनर्बलन का कोई रोल नहीं है। गेस्टाल्टवादी विचारक पुनर्बलन का समर्थन नहीं करते हैं, पुनर्बलन को खारिज करते हैं।
CL हल के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, CL हल का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और नारायण जी कह रहे हैं पुनर्बलन बॉक्स था, मैं आपकी बात पूरी समझ नहीं पा रहा हूँ कि पुनर्बलन बॉक्स का, अच्छा चिंपैंजी के प्रयोग में संभवतः आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, चिंपैंजी के प्रयोग में पुनर्बलन उस बॉक्स की सहायता से पहली बार उसने जब केले का गुच्छा प्राप्त कर लिया, तो आप कहिए वो तरीका उसके लिए रेनफोर्स्ड हो गया, लेकिन दोबारा तो उसने तरीका बदल दिया ना सिचुएशन के आधार पर। पुनर्बलन क्या कहता है? पुनर्बलन आपके एक पर्टिकुलर बिहेवियर को एनकरेज करता है। एक बार आपने बॉक्स से केला पा लिया, हर बार बॉक्स से केला नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेनफोर्समेंट नहीं है, एकदम नई सिचुएशन है, एकदम नया आइडिया है। अभी एक मिश्रा जी का मैसेज आया था कि पीडीएफ उत्तर के साथ शेयर करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पीडीएफ उत्तर के साथ ही शेयर की है। कृपया 170 प्रश्नों की पीडीएफ को देखिएगा, तो उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। पीपीटी में जो प्रश्न आए हैं वो उसी पीडीएफ से हैं, वो नए प्रश्न नहीं है। पीडीएफ में सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। और किसी को अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहे होंगे, स्लाइड्स भी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही होंगी। तो अगर इसके ये खारिज करते हैं या इसकी व्याख्या नहीं करते हैं? किसकी? पुनर्बलन की। बिल्कुल, आप ये कह लीजिए गेस्टाल्टवादी विचारक के इनसाइट लर्निंग इसको खारिज ही करता है कि हर बार अधिगम के लिए रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, और उस पर कोई चर्चा भी नहीं उन्होंने की, और उसको स्वीकार भी नहीं करते। एक्चुअली कोहलर की जो आइडियाज थे, अब जरा इनकी टाइम लाइन पे थोड़ा विचार कीजिएगा। जिस समय स्किनर एक तरह से काम कर रहे थे, पावलोव काम कर रहे थे, लगभग उसी समय पे कोहलर भी काम कर रहे थे, थोड़ा आगे पीछे। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद की जो अवधारणा है, ये पुनर्बलन को खारिज करती है, ये पुनर्बलन का समर्थन नहीं करती। तो आप लोगों को टॉपिक अगर समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और इससे अगर आप लोगों को लाभ मिल रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी, और आप सब लोगों को आपके लक्ष्य में सफलता मिले, जो आप लोगों का लक्ष्य है, जिसको लेकर के आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ, अपने तमाम उत्तरदायित्वों के साथ, अपनी जॉब करते हुए भी आप लोग लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल मैं भेज दूंगा ये पीपीटी, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बहुत सुंदर सेशन देने के लिए, और सभी को बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा। अभी कोई लिख रहा था कि मनोवैज्ञानिक तरीके से आप पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल धन्यवाद सर आपका, और लोगों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी प्रयास सफल है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सर। जी धन्यवाद। मोनिका उनका जुड़ा हुआ है क्या? देखिए, अगर मोनिका मैम जुड़ गई हो तो थोड़ा सा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मोनिका मैम अगर जुड़ गई हो तो। मुझे लगता है जुड़ा हुआ नहीं इनका। किसी को और कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं अपनी अपनी समस्या जो भी आ रही है। हाँ, मोनिका मैम का जुड़ाव हमारे बीच में हो गया है, अभी उनकी झलक दिखी थी हमको। कुछ नेटवर्क एरर की वजह से शायद कुछ दिक्कत आ रही है। मोनिका मैम आपको को होस्ट बना दिया है, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Very good evening, everyone. वेलकम मैम, वेलकम। प्लीज कैरी ऑन। Just give me one second. मैं दूसरे से भी ज्वाइन कर लेती हूँ ताकि मैं MCQs के आंसर देख पाऊँ। तब तक जिनके कैमरा ऑन है वो अपने कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज।
सिद्धांति मिश्रा जी एंड सुहानी पांडे, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। प्लीज ध्यान रखेंगे आपका माइक ऑफ रहे, वीडियो ऑफ रहे। बेवजह के आइकन्स कोई टॉपिक खत्म होने के बाद ही शो करें, तो आइकन्स भी लगातार स्क्रीन पे शो करते हैं। अभी जैसे सर ने टोका इस चीज को, लगातार आइकन्स ना शो करें। जब टॉपिक खत्म हो जाए तब आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। स्क्रीन शो होने लगी मैम, जी सर। प्लीज कैरी ऑन। चलिए, आप लोगों को जो है एक सेकंड दीजिएगा मुझे, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, अब आपको क्लास जो है शो हो रही है, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था और आज जो है हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे 131 से। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, शायद हमने 130 किए थे ना या 140 किए थे, एक बार बताएं प्लीज। आई थिंक 140 हुए थे जी, ये हो गया था ये भी। एक मिनट मैडम बता रहे हैं देख करके। हाँ 140 हुए थे जी, चलिए। 140 हुए थे, 140। हाँ जी सर। 141 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, परमानंद जी आप एक बार नेटवर्क चेक कीजिए, मेरी तरफ से शो हो रही है, ठीक है। चलिए, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है बताइए। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप। सबका आंसर जो है बी आया, वही हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक सेकंड, 140 स्क्रीन शेयर में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चलिए। चरणबद्ध सहायता द्वारा अधिगम अक्षमताओं की पहचान की जो है रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन क्या है कि एक स्टेप वाइज जो सहायता देते हैं ताकि हम जो है अधिगम अक्षमताओं की पहचान कर सकें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। एडीएचडी का कौन सा लक्षण कौन सा है, इनमें से आपको लक्षण बताना है एडीएचडी का। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के। जी बिल्कुल बढ़िया। ध्यान बनाए रखने में कठिनाई और आवेगशीलता यानी फोकस और इम्पल्सिबिलिटी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। आवेगशीलता क्या होती है, इम्पल्सिबिलिटी क्या होती है, ये बता देती हूँ कि एक जगह बच्चा टिक के नहीं बैठता, अगर वो बैठा है तो भी उसके पैर जो है ना वो ऐसे हिलाता रहेगा, उनको ऊपर उठाना नीचे उठाना कभी हिलाना, इस तरह का कि एक जगह टिक के नहीं बैठना, चलना फिरना उछल कूद करता ही रहेगा। अगर वो एक जगह बैठा भी है उस टाइम भी वो एक रेस्ट पोजीशन जो होती है ना, स्थिर बैठना, वो नहीं बैठ पाता, वो उसमें ना हलचल बनी रहती है, वो कभी इधर होगा कभी उधर होगा, कभी पैर उठाएगा कभी हाथ उठाएगा, वो ऐसे हिलता डुलता रहता है। तो ये होता है कि बॉडी के जो मोशंस होते हैं वो एक शांत और नॉर्मल नहीं हो पाते, वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 143। विशेष शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है बताइए। स्कैफोल्डिंग मैंने करवाया हुआ है कि क्या होती है, बताइए क्या अर्थ है। जी बहुत बढ़िया।
जी बिल्कुल बढ़िया। अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे हटाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि हम बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो पहले जो पेरेंट्स पीछे से साइकिल पूरा पकड़ते हैं, जो कि हमेशा के लिए नहीं पकड़ेंगे, वो अस्थायी सहायता है कि परमानेंटली हमेशा नहीं रहेगी। और धीरे धीरे वो साइकिल को छोड़ना शुरू कर देते हैं कि वो हाथ हटा लेंगे और बिना साइकिल पकड़े बच्चा धीरे धीरे चलाना सीख जाएगा। तो अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे हटा ली जाती है, वो क्या है? स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य है, क्या है बताइए? जी बिल्कुल बढ़िया आंसर है। बहुत बढ़िया। जन्म से 3 वर्ष तक विकासात्मक देरी वाले बच्चों को सहायता देना, ये जो है प्रारंभिक हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि जल्दी से जल्दी जो है हस्तक्षेप देना, ताकि बच्चे में सुधार किया जा सके। क्योंकि एक बार जो है बढ़ती एज के साथ जो चीजें जो बच्चा लर्न कर लेता है ना, वो स्थिर होती जाती है, यानी लाइफ लॉन्ग उसमें लर्निंग में रह जाती है। बाद में उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कि एक चीज जो हमने बचपन में सीख ली वो इजी थी, लेकिन वही चीज अब अगर हमें सिखाई जाए तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम उस चीज के हैबिचुअल भी बन जाते हैं और उस चीज में कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है 145 टास्क एनालिसिस में शामिल है, बताइए क्या शामिल है टास्क एनालिसिस में, क्या होता है? हाँ जी विजय प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि जितनी जल्दी पहचान उतनी जल्दी निदान। जी, यहाँ पे जो है बी आंसर आ रहा है 145 का। जटिल कौशल को छोटे छोटे चरणों में बांटना, बिल्कुल सही, यही इसका करेक्ट आंसर है। टास्क एनालिसिस एक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट देना, ताकि एक एक जो स्टेप है वो करके सिखाना बच्चे को इजी हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता की कठिनाई प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? फोनोलॉजिकल, देखो ये मैंने कल भी फोनोलॉजिकल करवाया था कि क्या होता है फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, बट यहाँ पे फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पूछी है, जागरूकता। ठीक है, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पढ़ने व डिकोडिंग की जो एबिलिटी है, किसी बच्चे की योग्यता है। पढ़ना तो समझ आ गया, डिकोडिंग का क्या मतलब है ये और समझ लो थोड़ा सा। डिकोडिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि जब आपको कोई वर्ड दे दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि उस वर्ड को क्या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक स्पेलिंग लिख देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे पूरी नहीं आएगी, एक सेकेंड लेना मुझे। शायद ही मुझे लगता है ये स्पेलिंग किसी ने पढ़ी होगी। ये एक स्पेलिंग है, एक वर्ड है, जो कि हम किसी की तारीफ के लिए यूज करते हैं। मैम कैन यू प्लीज रीशेयर द स्क्रीन? यू आर ऑडिबल बट योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी। इसे देखिए, जिस फॉर्मेट में हम चल रहे हैं, एक बार आप रीड करके फिर से ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि बाकी सबको शो हो रही है। ठीक है, हाँ ये अखिलेश जी नहीं पढ़ी होगी किसी ने स्पेलिंग, क्योंकि हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। सुपर कैलीग्राफी एक्सपियालिडोशियस ये है, लेकिन जब हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ने के लिए डिकोड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दे दूं ऑफ लिख के, ऑन लिख के, तो ये हम हैबिचुअल है, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें सुपर कैलीग्राफी इस तरह से डिकोड करना पड़ेगा कि उसको हिस्सों में बांट के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये करते हैं, सीबीआई इसको यूज करते हैं किसी कोड को डिकोड करने में। नहीं, वो डिकोड अलग है, ये डिकोड वो नहीं है। यहाँ लैंग्वेज डिकोडिंग की बात हो रही है, फोनोलॉजिक की, कि आपने जो फोनिक साउंड है उसके अकॉर्डिंग जो किसी वर्ड को, किसी लेटर को आप वो कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हिंदी में होता है अति। प्रोनाउंसिएशन नोट कर दीजिए इस पे थोड़ा सा।
कैसा? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? समझी नहीं सर मैं प्रेजेंटेशन। प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण क्या होगा इस वर्ड का? सर सुपर कैलीग्राफी एक्सपियालिडोशियस। अच्छा। बहुत लंबा है। और ऐसे जी। वैसे ये जो है बहुत जो वेरी ब्यूटीफुल और एस्थेटिकली कि सौंदर्य पूर्ण है, तो उस चीज में यूज किया जाता है। और ये जो है एक्चुअली अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए जो हम रिडल्स बोलते हैं या टंग ट्विस्टर बोलते हैं वहां ज्यादा यूज होता है। आम लोग में जो है हम नॉर्मली ब्यूटीफुल बोल देते हैं या गुड बोल देते हैं, नाइस बोल देते हैं, गुड लुकिंग बोल देते हैं, वैसा यूज करते हैं। हाँ, इस शब्द को ऐसे शब्दों को तोड़ के पढ़ना फोनिक साउंड के साथ, वो जो डिकोडिंग बनता है एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ कोई नहीं बोलेगा, हमारी नॉर्मल भाषा में तो कोई नहीं, बाहर के लोग जो है वो यूज करते हैं इस तरह के वर्ड्स, कॉमनली यहाँ सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की विशेषता है, क्या विशेषता है बताइए। नहीं, रीजनिंग वाला जो है कोडिंग, वो डिकोडिंग अलग होता है, कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग वाला अलग है, यहाँ फोनोलॉजिकल में है कि फोनिक साउंड को डिकोड करना। स्पष्ट शिक्षण और निरंतर प्रतिक्रिया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन छात्र तो ओके। जी बिल्कुल बढ़िया आंसर है कि स्पष्ट शिक्षण देना और निरंतर प्रतिक्रिया देना, कंटिन्यूअसली फीडबैक देना बच्चे को कि बच्चा कैसा कर रहा है। ठीक है, एक तो स्पष्ट तरीके से पढ़ाया जाए और फिर बच्चे को फीडबैक भी दिया जाए और पेरेंट्स को भी बताया जाए, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी एवं सूक्ष्म मोटर कौशल में छात्रों की सहायता कौन करता है। बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, मैंने जब चीजें पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज बताई थी, एक होता है सूक्ष्म मोटर कौशल और एक होता है स्थूल मोटर कौशल। ठीक है, सूक्ष्म वो होता है जो बारीकी का काम है, जैसे लिखना, कढ़ाई करना, आर्ट करना, ड्राइंग करना। ठीक है, स्थूल में क्या आता है, जैसे चलना फिरना, दौड़ना, कूदना, जो बड़ा जो बड़ी जो हमारी मसल्स है उनका काम है वो। और सूक्ष्म जो है वो छोटी जो मसल्स है, बारीकी वाला काम। तो सूक्ष्म वाला जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है, स्थूल वाला फिजियोथेरेपिस्ट करता है, ये मैंने पढ़ाया था। ए जो आंसर दे रहा है वो स्पीच भाषा रोग क्या करेगा मोटर कौशल में। तो यहाँ पे आंसर जो है सूक्ष्म मोटर का पूछा और संवेदी का पूछा है। संवेदी यानी सेंसेस, कि बच्चा जो जैसे एडीएचडी का बच्चा हमने देखा ना कि आवेगशील होता है ज्यादा, एडीएचडी, तो वो बच्चा टिक कर नहीं बैठता, उसमें उसके सेंसेस काम कर रहे हैं, वेस्टिबुलर, परसेप्टिव, और जो होते हैं हमारे 5 सेंसेस जो होते हैं, उसके अलावा भी 2 और सेंसेस होते हैं जो एक तो बॉडी में बैलेंस बनाते हैं और एक जो है हमारी मसल्स के कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय पे काम करते हैं। ठीक है, ये जो है सिर्फ हम स्पेशल एजुकेशन में और वो भी मेनली ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ते हैं। तो इन दोनों पे काम करके ही एडीएचडी जो है बच्चे पे कंट्रोल किया जाता है। इन पांचों पे तो किया ही जाता है, प्लस में इन दोनों पे भी, कि जैसे आपने देखा कोई बच्चा चेयर पे बैठता है तो वो पीछे की तरफ देख के बैठ पाता है, अदरवाइज हम हमारी तरह नहीं कि अंदाजा लगा लिया कहाँ है, कितना ऊपर नीचे है चेयर। ठीक है, दूसरा मान लो कोई चीज उठानी है, हमें पता है, हमने बाल्टी का साइज देखा और मग का साइज देखा, हम साइज देख के उसके वजन का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा उसका अंदाजा नहीं लगा सकता तो वो सेंसरी इशू है उसका। ठीक है, तो वहां पे चीजें जो है अवेयरनेस से रिलेटेड है, हमारी बॉडी, हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनके एनवायरनमेंट से वो चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो सेंसरी में आती, तो वो उन पे काम कौन करता है, उन पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। तो बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, बी आंसर होगा। जिसने भी सी या ए दिया था या डी दिया था किसी ने अगर, तो वो अपना आंसर करेक्ट कर ले। ठीक है, चलिए, मैनिफेस्टेशन डिटर्मिनेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, बताइए किस लिए।
जी बिल्कुल सही। जो मैनिफेस्टेशन डिटर्मिनेशन होता है वो एक ऐसी मीटिंग होती है आइडिया एक्ट के अंदर है जो ये, तो वो उसमें ये बताया जाता है कि किसी स्टूडेंट को जिसको डिसेबिलिटी है उसका मिसबिहेवियर जो है वो किसी सस्पेंशन या एक्सपल्सन द्वारा जो है कार्यरत तो नहीं है, कि जो व्यवहार है वो जो है किसी अक्षमता के कारण है या नहीं है, ये होता है उसमें मेनली। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने, सबका आंसर करेक्ट है, ए आंसर सभी ने दिया है। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है डिटर्मिनेशन उसमें यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर ट्यूटरिंग प्रभावी है क्योंकि यह है डैश। बताइए पीयर ट्यूटरिंग क्यों प्रभावी है? जी बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने कि पीयर ट्यूटरिंग में, पीयर ट्यूटरिंग, पीयर का मतलब होता है दोस्त, ठीक है, जो साथ में रहता है, सहपाठी जो होता है हमारा। और पीयर ट्यूटरिंग में होता है कि दोनों दोस्त जो है एक दूसरे को वो पढ़ाता है, तो एक उसमें से ट्यूटर बनता है यानी टीचर बनता है और एक जो है स्टूडेंट बनता है और वो उसको पढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, जो ट्यूटर बन रहा है बच्चा और जो शिक्षार्थी बन रहा है दोनों को ही शैक्षणिक व सामाजिक लाभ देता है पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, तो बी आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, सह शिक्षण में सामान्यतः शामिल होते हैं, कौन होता है बताइए सह शिक्षण में? जी चलिए, सबके आंसर जो है सी आ रहा है, तो ये जो है हमारा सही आंसर है कि सह शिक्षण में यानी को टीचिंग होती है, दो टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, एक सामान्य टीचर होता है एक स्पेशल एजुकेटर होता है। ठीक है जी। अच्छा, को टीचिंग में ना नॉर्मल वो भी हो सकते हैं दो, जो एक टीचर है मान लो, उसका सब्जेक्ट टीचर जो है, जैसे फर्स्ट आंसर दिया है दो विषय शिक्षक, लेकिन जो है को टीचिंग में क्या हो सकता है, एक विषय शिक्षक है लेकिन एक और एक्स्ट्रा टीचर है जो क्लास में को ऑब्जर्व कर रहा है या जो है वो हेल्प के लिए वहां पे है, जरूरी नहीं है वो सेम सब्जेक्ट का हो। तो लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ये जाता है कि सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक साथ में पढ़ाते हैं, जिसमें जो है एक ऑब्जर्विंग का काम भी कर सकता है और दोनों जो है मिलकर भी पढ़ाते हैं, दोनों तरह की टीचिंग रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुकूलन का उदाहरण है सॉरी। ज्यादातर आंसर जो आ रहे हैं बी आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच में ए आंसर भी दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पर ये अच्छा है कि जो आंसर आपको पता है वही आप दे रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं देख के दे रहे हैं। सी आंसर भी आ रहे हैं। देखो किसी बच्चे को अगर आपने से कोई चीज बदल दी ना, चेंज कर दी, तो वो क्या है, मॉडिफिकेशन, संशोधन है। लेकिन आपने कोई चीज कंटेंट जो है करिकुलम में वो नहीं बदला, लेकिन बच्चे को कोई सुविधा दे दी यानी अतिरिक्त समय दे दिया, तो वो क्या है, अकोमोडेशन है आपकी। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ सही है। पाठ्यक्रम कम कर दिया कि मान लो बाकी बच्चों के लिए 4 ऐसे थे, आपने एक बच्चे को 2 ऐसे दे दिए कि तुम ये 2 याद कर लो, इन 2 में से एक पेपर में आएगा तुम्हारे। ठीक है, या बाकी बच्चों के लिए 10 दे तो इसको हमने 2 या 3 दे दिए, 4 दे दिए, तो कम कर दिया हमने उसके लिए। तो वो चीजें क्या है, चीजें सिलेबस चेंज हो गया ना, तो चेंज हो गया तो संशोधन हो गया। वो अलग पाठ्यक्रम बनाना, अलग का मतलब क्या है कि मान लो हम बाकी बच्चों को बड़ी स्टोरीज करवा रहे हैं, रेदर देन इसको क्या करेंगे, हमने छोटी स्टोरी है, छोटे पैसेज वगैरह दे दिए। मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। तो पाठ्यक्रम उसके लिए अलग बना दिया कि चीजें वही है लेकिन उससे रिलेटेड चीजें, जो करिकुलम चेंज कर दिया कि बाकी बच्चे ये पढ़ेंगे और तुम जो है ये पढ़ोगे। ठीक है, तो वो भी क्या है, संशोधन हो गया। परीक्षा से छूट देना, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, परीक्षा जो है इजी बनाया जा सकता है, एग्जाम सिलेबस कम किया जा सकता है, लेकिन पेपर बिना दिए पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बी जो आंसर है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अतिरिक्त दिया गया समय जो है अनुकूलन कहलाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ गया, संशोधन अनुकूलन से भिन्न है क्योंकि यह है। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि संशोधन क्या करता है। ज्यादातर जो आंसर है हमारा ए आ रहा है, और एक दो है जिसने बी भी दिया है और सी दिया है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमने एक बाकी 9 से बच्चे उनको 10 पैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि कोई स्पेशल चाइल्ड है तो ठीक है उसको हमने 3 पैसेज दे दिए या 4 दे दिए मान लो, तो हमने अपेक्षाएं बदल ली ना, सीखने की अपेक्षाएं बदल दी। बाकी बच्चों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हें 10 पैसेज 10 ऐसे याद करने हैं, निबंध याद करने हैं, लेकिन एक बच्चे से अपेक्षा हम 3 से 4 की कर रहे हैं, तो अपेक्षाएं चेंज हो गई, सिलेबस चेंज हो गया। तो वही हमारा क्या बन जाएगा, संशोधन बन जाएगा। ठीक है, बैठने की व्यवस्था की बच्चा चेयर के बजाय जो व्हील चेयर पे बैठता है तो हमने टेबल हटा के व्हील चेयर लगा ली, वहां पे जगह बना दी। तो वो सुविधा है कि जिस जगह जिस पे वो बैठता है उसी पे हमने उसकी बैठने की सुविधा क्लासरूम में कर दी। केवल शारीरिक केवल वाली कोई चीज सही नहीं होगी, अनुमत नहीं है ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों का आईक्यू सामान्य है कितना होता है बताइए। जी वेरी गुड, यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहे हैं सभी, और डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे जो 70 लिखा गया है ये सही है, और आपको कहीं आंसर ये भी मिल सकता है 70 से नीचे। ठीक है, तो वो भी सही होगा क्योंकि 70 से आईक्यू नीचे जो होता है वही बौद्धिक अक्षम माने जाते हैं। अब एक को सवाल ये आ जाता है कि 90 से जो है 110 वाले अगर नॉर्मल है, सामान्य है, औसत आईक्यू है, तो जो 70 से 90 के बीच है या 89 तक है वो कहाँ जाएंगे 71 से, तो ये आते हैं बॉर्डर लाइन में। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन केस होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अनुकूली व्यवहार का आंकलन करने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। नहीं जी, माइल्ड नहीं है दीपक जी, माइल्ड नहीं है, 70 वाला माइल्ड है। 70 से जो 80 जो 90 के बीच है वो माइल्ड नहीं है, वो किसी भी डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, उन्हें सिर्फ बॉर्डर लाइन केस बोला जाता है कि ये बॉर्डर लाइन पे है, ना ही तो औसत में है और ना ही डिसेबिलिटी में है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है बी आंसर। विनलैंड अनुकूली व्यवहार स्केल जो है इसका यूज किया जाता है व्यवहार के आंकलन के लिए, अनुकूली व्यवहार के आंकलन के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामाजिक मॉडल के अनुसार अक्षमता है, बताइए सामाजिक मॉडल के अनुसार अक्षमता जो है वो क्या है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने कि सामाजिक बाधाओं के कारण होती है वो अक्षमता। क्या है सामाजिक मॉडल है, ये कहते हैं कि जो अक्षमता जो है ना, जो मान लो डिसेबिलिटी है, किसी की योग्यता कम होना, तो वो सामाजिक बाधाओं के कारण होती है, ये माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीबीआईएस का मुख्य फोकस है पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट। ये एक तरह का इंटरवेंशन टेक्निक है, तरीका है व्यवहार को जो माल एडेप्टिव कुसमायोजित या असमायोजित व्यवहार होता है ना उसको सही करने का। जी, सकारात्मक व्यवहार सिखाना व सुदृढ़ करना, वेरी गुड, यही होता है कि इसमें क्या है, सकारात्मक व्यवहार सिखाया जाता है, सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप एवं सहायता। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में ये होगी, सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप और सहायता। तो इसका जो फोकस रहता है सकारात्मक व्यवहार सिखाना और उसको जो है सुदृढ़ करना ताकि वो बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली गई भाषा समझने में कठिनाई वाला बच्चा किससे ग्रसित हो सकता है।
इसे कहते हैं कि जो आप आंसर दे रहे हैं ना, इसको कहते हैं कि बिना क्वेश्चन पढ़े और बिना समझे आंसर देना। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा गया है, फिर आंसर दो। 2-4 लोगों का आंसर सही है, बाकी सब गलत दे रहे हैं। हाँ, अब सही आए आंसर। बोली गई भाषा को समझने में, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको समझने में कठिनाई है। अभिव्यक्ति तो वो है ना कि मुझे बोलने में कठिनाई हो रही है, मुझे कठिनाई नहीं है, मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो वो कठिनाई क्या है? उच्चारण वाला तो मुझे होगा ना कि मैं उच्चारण सही से नहीं कर पा रही हूँ। बात यहाँ आपकी हो रही है कि मेरे द्वारा जो बोली गई भाषा उसको आप नहीं समझ पा रहे, तो आपको कौन सा जो है विकार हो सकता है? वेरी गुड, ग्रहणशील भाषा विकार। कि भाषा को, बोली गई भाषा को समझने में कठिनाई हो रही है, ग्रहण करने में कठिनाई है कि क्या बोला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए सब गलत आंसर कर रहे थे। कुछ एक 2-4 लोग थे जिसका सही आंसर आ रहा था। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आंसर को ध्यान से पढ़े, फिर जो है आप कोई ऑप्शन जो है चूज करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है डाउन सिंड्रोम की विशेषता है। डाउन सिंड्रोम की विशेषता क्या है? बढ़ती मांसपेशीय कमजोरी, विशिष्ट शारीरिक लक्षण एवं बौद्धिक अक्षमता, पूर्ण श्रवण हानि, अचानक अंधापन। बताइए। जी वेरी गुड। कि एक तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं और साथ में बौद्धिक अक्षमता भी होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो सबने दिया है वो करेक्ट है, और जिस किसी ने जो सी आंसर किया है वो गलत है। अगर गलती से दिया है तो ठीक है, अगर आपका आंसर सच में सी था तो आप सही कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आत्मनिर्णय कौशल छात्रों को सहायता करता है, बताइए किस लिए? स्वयं निर्णय लेना, अपने अधिकारों की वकालत करना, माता पिता पर निर्भर रहना, बिना प्रश्न आदेश मानना, या लेखन सुधारना। जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी। वेरी गुड, ये आंसर जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि स्वयं जो है निर्णय लेना और अपने अधिकारों की वकालत करना। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल प्रणाली का उपयोग करते हैं, बताइए कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जी वेरी गुड, दृष्टि बाधित छात्र जो है वो ब्रेल प्रणाली का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 162 सांकेतिक भाषा है, क्या है सांकेतिक भाषा? बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही दीपक जी, आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन जो दे रहे हैं साधारण हाथ संकेत। सिर्फ सांकेतिक भाषा में ना सिर्फ हाथ संकेत नहीं होते, ये मैं और बता दूं। सांकेतिक भाषा में ना फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स भी होते हैं, और हैंड जो मूवमेंट होती है वो भी होती है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी सही होगा, कि अपनी व्याकरण वाली दृश्य इशारात्मक भाषा, जिसमें कि एक सेकेंड, दृश्य में क्या होगा, जो चीजें आपको दिख रही हैं, और गेस्चरल यानी सिर्फ एक्सप्रेशन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो मेरी गर्दन हिलते हुए समझ जाएंगे कि मैं मना कर रही हूँ या हाँ भर रही हूँ। तो वो क्या है, जो चीजें दिख भी रही हैं और जो इशारों में भी है, तो वो इशारे और जो सुनना बोलना दोनों, सुनना बोलना दोनों। सांकेतिक भाषा को सुनोगे कैसे? सांकेतिक भाषा को हम सुन नहीं सकते ना, सिर्फ देख सकते हैं, और उस देखने में हमारे हैंड मूवमेंट भी होते हैं कि हमने ए बी, देखो मुझे आती नहीं है साइन लैंग्वेज, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमने कोई ऐसे, जो भी आप साइन करेंगे तो वो साइन करना, और दूसरा कि उसके साथ साथ जो है फेशियल एक्सप्रेशन देना, जो भी मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो वो दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समावेशी कक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका है, बताइए क्या भूमिका है? जी बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सामान्य शिक्षक को सहयोग देना व विशेष शिक्षण प्रदान करना जो है समावेशी स्कूल में या कक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे में दृष्टि दोष का सामान्य संकेत है, बताइए क्या है? दृष्टि दोष का सामान्य संकेत। बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं सभी ने। किताब को बहुत पास रखना, अगर बच्चा जो है बुक को बहुत ज्यादा पास रखता है तो हो सकता है कि दृष्टि दोष हो, आईज जो है वीक हो सकती है या विजुअल इम्पेयरमेंट होने की भी चांस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसोर्स रूम होता है, क्या होता है रिसोर्स रूम? जी बिल्कुल सही। जो एक स्कूल में सेपरेट रूम होता है जहाँ पे पार्ट टाइम स्पेशल इंस्ट्रक्शन, आंशिक समय विशेष शिक्षण, यानी कि पूरा टाइम एक बच्चा वहां नहीं रहता, पार्ट टाइम के लिए जाता है, यानी एक सेशन दो सेशन के लिए बच्चा वहां जाता है और जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स रूम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 166 क्वेश्चन है। भावनात्मक विकार वाले छात्र दिखा सकते हैं, बताइए क्या दिखा सकते हैं, किस तरह? उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, पूर्ण उपस्थिति, खेल उत्कृष्टता, सामान्य परिस्थितियों में अनुचित व्यवहार। जी बहुत बढ़िया, जो है आंसर आ रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में भी अनुचित व्यवहार हो सकता है। क्योंकि जो आपने किसी ने ये आंसर दिया है ना, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, देखो भावनात्मक विकार बच्चे में है, इमोशनली डिस्टर्ब है। अगर इमोशनली बच्चा डिस्टर्ब होगा तो उसका जो फोकस है ना, अटेंशन है, ध्यान है, ध्यान केंद्रण है, वो सही नहीं होगा। वो एक डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उसका ध्यान भटका हुआ रहेगा। तो ऐसे में शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर पाना जो है इजी नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण उपस्थिति जो है ये एक अलग फैक्टर है, उसमें वो कोई चीज नहीं है। तो ज्यादातर जो है सामान्य परिस्थितियों के अनुसार जो उसका व्यवहार होगा वो उचित नहीं होगा। तो ऐसे में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है सभी ने। नेक्स्ट है विभेदित शिक्षण का अर्थ है, क्या है बताइए? जी बहुत बढ़िया, कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। विभेदित का मतलब है कि मल्टी डायरेक्शनल होना चाहिए, अलग अलग तरह से। ठीक है, कि जैसा जिस बच्चे के लिए, अगर मेरे क्लास में मान लो 4 तरह के बच्चे हैं या 3 तरह के हैं, तो मुझे ऐसी अपनी टीचिंग रखनी है कि वो हर बच्चे की जो जरूरत है, हर बच्चे की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन न्यूरोमोटर अक्षमता है, बताइए? बहुत बढ़िया है, आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन भी आपको इतने इजी दिए गए हैं कि चूज करना भी आसान है। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है हमारा एक न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मॉर्बिडिटी क्या है, बताइए? मॉर्बिडिटी का अर्थ बताना है।
जी, मॉर्बिडिटी जो होता है वो क्या होता है कि किसी जो कंडीशन होती है ना, कि कोई डिजीज या मेडिकल कंडीशन, और उसके रेट, उसकी दर जो होती है वो कम ज्यादा जो होती है उससे रिलेटेड होती है। कि कोई डिजीज जो है कोई अक्षमता है या कुछ है, तो उसका प्रेवलेंस कितना घट रहा है या बढ़ रहा है उस चीज पे है, ठीक है, और कितना ज्यादा जो है एरिया में हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असामान्य विकास का उदाहरण है। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका सीडीपी से आ गया है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। आई थिंक वो आपका टॉपिक हो चुका होगा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब तक। तो उसमें माइलस्टोन्स आपने पढ़े होंगे, विकास के जो पत्थर के मील होते हैं, कि किस एज में बच्चे का कितना डेवलपमेंट होता है, ये फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, उसमें होता है। जी, ज्यादातर जो आंसर आ रहे हैं सी आ रहे हैं, वेरी गुड। 12 महीने तक बुदबुदाना न करना यानी बैबलिंग न करना। जी, ये जो है असामान्य हो जाएगा, क्योंकि 10 महीने में बच्चा पहला शब्द बोल देता है। तो अगर 12 महीने का हो गया, और बैबलिंग, बैबलिंग होता है बड़बड़ाना, बलबलाना, यानी कुछ भी ब ब ल त ट प, इस तरह जो है कोई मीनिंगलेस जो साउंड होती है बस कुछ भी, तो वो करता है बच्चा। अगर वो नहीं स्टार्ट किया 12 महीने तक, तो शायद कोई असामान्य विकास हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस क्या होता है बताइए। जी बिल्कुल बढ़िया। कि पाठ्यक्रम के विषयों की रूपरेखा, जो सब्जेक्ट होते हैं ना, कोर्स सब्जेक्ट है, तो उसकी आउट, मान लीजिए हम बीएड कर रहे हैं, और बीएड में जो है हमारे 6 सब्जेक्ट है, या 6 जो है कोर्स सब्जेक्ट जो हो गए वो है, और हर सब्जेक्ट का एक अलग से सिलेबस है, कि ये यूनिट्स, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो वो आउटलाइन हो गई किसी कोर्स सब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में शामिल है, बताइए पाठ्यक्रम में क्या शामिल है। जी बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं सभी ने, कि पाठ्यक्रम में वो सारी चीजें हैं, वो जो हम एक स्कूल में, विद्यालय में सीख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो चाहे करिकुलर सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर जो उसके अलावा जो मोरल वैल्यू सीख रहे हैं, खेल कूद सीख रहे हैं। देखिए मोस्टली भी करेक्ट है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये एग्जाम पेपर है, ये पुराना DSSB का पेपर है, इसमें आंसर मैंने अरेंज नहीं किए हैं, ठीक है, ये एज इट इज है। तो जो विद्यालय में जो भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो इसमें आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हिडन करिकुलम का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। पर ऐसा पैटर्न मत बनाइएगा कि मोस्टली भी आंसर सही होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बाय चांस कुछ क्वेश्चंस ऐसे चल रहे हैं। यहाँ जो आंसर है बी और सी दोनों आ रही है। अरे भाई, हिडन डिसेबिलिटी हमने पढ़ा था ना, हिडन डिसेबिलिटी क्या था, जो होता है पर दिखता नहीं है, जो छिपा हुआ है। हिडन का अर्थ है कि जो छिपा हुआ है। अरे छिपे होने का मतलब गुप्त नहीं है, गुप्त वाले मत जाइए, सीक्रेट लेसन कोई नहीं होता। वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस जो हमारे ना सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन बच्चा उन चीजों को सीखता है। मान लीजिए कि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी पे ना स्पीच देनी है किसी को, या कोई डांस करने वाला है, तो किसी ने डांस सीखा, किसी ने स्पीच पे बोलना सीखा स्टेज पर, वो चीजें सिलेबस में नहीं थी लेकिन उसने सीख लिया,
तो वो क्या है, अलिखित मूल्य एवं मानदंड है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन जो बच्चा है स्कूल में सीख रहा है, ठीक है। तो वो जो हो जाते हैं अलिखित मूल्य एवं मानदंड, वो होता है हिडन करिकुलम, जो कि लिखित नहीं है, विजिबल नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है, पर बच्चा सीख रहा है, कर रहा है। तो आंसर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और सी वाले रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग के लिए मूल्यांकन क्या कहलाता है? सीखने के लिए मूल्यांकन जो है, आंकलन, सॉरी, हिंदी में मूल्यांकन ही आता है यहाँ पे। सीखने के लिए, वेरी गुड। जी बहुत बढ़िया आंसर है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या है हमारा? सीखने के लिए मूल्यांकन है, आंकलन है, असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये याद रख लेना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है बताइए? ये तो मैंने करवाया भी है, हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी, कि जो छात्र का प्रदर्शन होता है उसकी तुलना किसी समूह से किया जाती है, और दूसरा ये क्या बोलते हैं, इसको एनआरटी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और एक होता है इसका अपोजिट, वो होता है सीआरटी, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है कि 60 या 70, कुछ भी मान लो, कोई एक फिक्स नंबर रहता है जिससे कि कंपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रदर्शन जो तुलना से समूह करता, सॉरी, किसी समूह से तुलना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परीक्षण में वैधता का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए? वैलिडिटी का, परीक्षण यानी टेस्टिंग। चलिए ए और ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों ही ऑप्शन चल रहे हैं। तो वैलिडिटी क्या होता है? वो होता है कि जो मापना है ना, कि जो हम मापना चाहते हैं वो एग्जैक्टली हमें वही माप कर दे, जो इधर उधर की चीजें नहीं, जो हम मापना चाहते हैं किसी चेकलिस्ट से, किसी टेस्ट को यूज करके, तो वो टेस्ट जो है हमें वही चीज माप कर दे, वो होता है वैलिडिटी। स्थिरता जो होती है ना, वो होती है रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी कहलाती है वो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में पता लग जाएगा क्या कहते हैं उसको, बट इंग्लिश में रिलायबिलिटी होती है कि जैसे आज अगर हमने इस टेस्ट को यूज किया इस ग्रुप पे, तो हम जो मापना चाहते थे वो हमें मिल गया, लेकिन बाद में अगर किसी और समूह पे भी यूज किया जाए तो हम जो मापना चाहते हैं, हम आज चाहते हैं वही रिजल्ट हमें मिले। वही रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 60 आया कोई आंसर तो यहाँ भी 60 आया, इसका मतलब है कि यहाँ हम किसी व्यवहार को मापने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी बच्चे का आंकलन करने के लिए, फंक्शनल एबिलिटी देखने के लिए यूज कर रहे हैं, और ये फंक्शनल एबिलिटी इस ग्रुप की सही बता रहा है, तो कल को हम जब इस ग्रुप पे यूज करें तो वो भी सही बताए, तो उसका जो रिजल्ट है वो स्थिर रहे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, परीक्षण में विश्वसनीयता, ये आ गया देखो, कि विश्वसनीयता जो है उसका क्या अर्थ है? रिलायबिलिटी, जो मैंने बोला कि विश्वास बने उस टूल का। बी आंसर जो हमारे ज्यादातर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता का मतलब है कि परिणामों की स्थिरता रहे। स्थिरता का मतलब, एक तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया, और दूसरा एग्जांपल ये भी है कि मान लो सेम ग्रुप है, पहले हमने जो लिया था वो ए और बी ग्रुप लिया था, ये ए है और ये कोई बी ग्रुप है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो ये भी ए ग्रुप है, ये भी ए ग्रुप है, यहाँ हमने अक्टूबर में टेस्ट किया, ठीक है। तो जो हमें रिजल्ट मिला वही रिजल्ट अगर हम 6 महीने बाद भी, या 4 महीने, 5 महीने बाद, यानी मान लो मार्च में कर लिया, तो हमें इस ग्रुप से जो रिजल्ट आज मिला ना वो तब भी मिलना चाहिए। हो सकता है
कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई हो, अगर बच्चे को इंटरवेंशन मिला है, कुछ एक्सपोजर मिला है, तो थोड़ी बहुत जो है आ सकती है इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो है स्थिरता बनी रहे कि जो रिजल्ट आज मिल रहा है वो रिजल्ट हमें तब भी मिले। ऐसा नहीं कि रिजल्ट चेंज होता जा रहा है बार बार। 19-20 का रिजल्ट का जो इफेक्ट होता है वो आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है, क्या शामिल होता है बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर है कि समय के साथ छात्र के कार्यों का संग्रह करना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है, और ये इसके अंदर शामिल होता है, सॉरी, ठीक है, कि जो पोर्टफोलियो है उसमें छात्र के कार्यों का संग्रह होता है, बिल्कुल सही। चलिए पेडागोजी क्या है बताइए। जी बिल्कुल सही आंसर दिया है कि शिक्षण की यानी पढ़ाने की कला और विज्ञान जो है ना, कि कैसे पढ़ाया जाता है, उस चीज की जो साइंस है, पढ़ाने की साइंस जो है, सब्जेक्ट साइंस की बात नहीं कर रहा है, आर्ट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, कि किसी व्यक्ति में जो पढ़ाने की कला होती है, कोई विज्ञान होता है, उसकी बात कर रहा है। एक और बता देती हूँ आपको यहीं से, जी स्किल की बात कर रहे हैं, कौशल की, जो हमारा एक कला है ना, कि कौशल है पढ़ाने का, उसकी बात है। एक और चीज बता देती हूँ, एक होता है पेडागोजी, एक होता है एंड्रागोजी, ये भी याद रख लेना। स्पेशल इसमें पूछे ना पूछे, हो सकता है आपके सीटेट में या यूपी टेट में, या हो सकता है इस एग्जाम में भी कहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके काम आने वाली चीजें हैं। पेडागोजी क्या होता है, छोटे बच्चों को यानी चाइल्ड को, बच्चों को पढ़ाने के तरीके या जो है कला, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। एंड्रागोजी होता है अडल्ट्स को पढ़ाना, बड़ों को पढ़ाना, ठीक है, यानी वयस्क व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाने की जो कौशल है उसको क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, या कला को। और जो एंड्रागोजी होता है वो वयस्कों को पढ़ाने का जो है स्किल है या कौशल है। शैलेंद्र जी, मैंने अभी बताया कि ये जो है पेपर उठाया है मैंने आंसर सेट नहीं किए, ये एज इट इज पेपर स्कैन किया गया है। अब इसमें बी कैसे है आंसर, उसका मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, तो एज इट इज पेपर उठा के स्कैन किया गया है और उसको जो है पीपीटी में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। चलिए ये आ गया फिर से, एंड्रोगोजी जो है किससे संबंधित है बताइए। अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और क्वेश्चन भी आ गया। जी बिल्कुल सही, एंड्रोगोजी किससे संबंधित होता है, वयस्कों से, और वही पेडागोजी पूछ लेता तो बच्चों से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। सिर्फ एंड्रोगोजी की कोई एज नहीं है, एंड अडल्ट अगर मानते हो तो 18 साल से मान लो, 18 से जो ऊपर है वो अडल्ट है। तो यही है कि जो ये पेडागोजी है, कि जो अडल्ट को पढ़ाने की स्किल है, कौशल है, उसको एंड्रोगोजी कहा जाता है। पेडागोजी में होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उस पर बात करते हैं हम, ठीक है। चलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक कौन है बताइए, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसके जनक कौन है। सुशील शर्मा जी कह रहे हैं संडे को मैराथन दीजिएगा। सुशील जी संडे को मैराथन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल मैं ट्रैवल में रहूंगी, पूरा दिन मेरा ट्रैवल में रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है जी। बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, ए भी आ रहा है, ओके। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो आपने पढ़ ली है ना, शायद करवा दी है सर ने। आंसर सही से दो भाई, बी एफ स्किनर आंसर है इसका, ऑपरेंट कंडीशनिंग। याद रखो, अभी हुई है रिसेंट, 1-2 दिन पहले ही तो हुई है, इतने जल्दी भूल गए क्या। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कि जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध है, और इन्होंने जो है 4 स्टेजेस दी है विकास की, ठीक है। चारों आपने पढ़ भी ली होगी पियाजे की थ्योरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी। ज्यादातर जो आंसर है ए आ रहा है, एक दो जो आंसर है बीच में सी आया था, शायद बाय मिस्टेक भी हो सकता है। चलिए बिल्कुल। कि जोन जो है सॉरी निकटवर्ती विकास क्षेत्र जो है वो क्या है कि एक तो बच्चे की जो एक्चुअल एबिलिटी है, योग्यता है किसी कार्य को करने की, फिर और फिर क्या है कि वो जो मार्गदर्शन करने के बाद, गाइड करने के बाद जो कर पाता है वो एक अलग, उन दोनों के बीच जो है वो चीजें क्या है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र है। कि एक तो स्वयं करने की क्षमता और दूसरा जो है मार्गदर्शन करने की क्षमता, ठीक है। जी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट है, मेटाकॉग्निशन क्या है बताइए? ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इससे न सिर्फ आपका स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम, बल्कि आपका यूपी टेट और जो है आपका सी टेट है, दोनों की ही जो टॉपिक है वो कवर हो रहे हैं, दोनों की आपकी तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल सही। कि अपनी सोचने के बारे में सोचना, कि आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही सोच रहा हूँ, वो क्या है, मेटाकॉग्निशन होता है। कि सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। कि अपने ज्ञान को खोजना या अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को झांकना कि क्या सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तावित किया बताइए? ये टॉपिक भले आपका हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये इजी जो है, क्वेश्चन बहुत इजी है। जी बिल्कुल सही आंसर है, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी उपयोग होती है किस लिए बताइए? थोड़ा सा फास्ट करते हैं, टाइम होने वाला है, तो कोशिश करते हैं कि 200 क्वेश्चन पूरे कर दें आज हम। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का उपयोग क्या होता है? ऑटिज्म या सेंसरी प्रोसेसिंग विकार के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। कि ऑटिज्म और सेंसरी प्रोसेसिंग, जो सेंसेस होते हैं उसका जो प्रोसेस सिस्टम है, कि उनका जो प्रक्रिया चरण है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूज होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। पिक्टोग्राम क्या है बताइए? पिक्टोग्राम हमारे स्पेशल एजुकेटर में नहीं पूछेगा, स्टेट में, ये DSSS में ही पूछा गया है, नहीं पूछेगा आपसे। इसमें क्या होता है कि जो एक आइडिया होता है ना, कोई आइडिया है, उसको एक पिक्चर सिंबॉलिक में कर दिया हमने। पिक्टोग्राम इस तरह से होता है, मान लो कोई रिजल्ट आया है, थ्योरेटिकल है, तो उसमें जो इस तरह से होता है, स्केटरिंग कुछ रहते हैं, डॉट डॉट, एक ग्राम जो है उसमें आपने शो कर दिया पिक्चर की तरह कुछ, ठीक है। जी बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोसेफेलिस की विशेषता है क्या है बताइए? हाइड्रोसेफेलिस।
बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। कि देखो इसमें क्या होता है, एक तो ना दिमाग जो होता है ना, सिर होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, बहुत बड़ा सिर हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, बिल्कुल सही जी, बहुत बड़ा सिर हो जाता है। और हाइड्रो का मतलब है पानी, और सेफेलिस का मतलब है सिर। तो यानी कि सिर में पानी भरना, ये इस कंडीशन में होता है। और इसकी वजह से जो बच्चे का सिर है असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो है उसे जो मान लीजिए कि जो एक होता है ना कि सॉफ्ट स्पॉट जो है, एक कोमल स्थान जो होता है, वो उभर जाता है। ठीक है, और अडल्ट होने पे ना इसमें सर दर्द भी होता है, ये भी याद रखना। तो बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट है, माइक्रोसेफेली का अर्थ क्या है? ये जो आपका पेपर है ना, वो ऐसे मोल्ड किया गया है, मान लीजिए कि इसमें हाइड्रोसेफेलिस पूछा था, तो उसका जो अपोजिट होता है माइक्रोसेफेली भी हमने ऐड कर दिया है। सेम जैसे पेडागोजी का अगर क्वेश्चन था तो एंड्रागोजी ऐड कर दिया, एंड्रागोजी का था तो पेडागोजी का भी ऐड कर दिया, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही अच्छे से हो जाए सब चीजों की। जी, असामान्य रूप से छोटा सिर होता है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, सेफाली का मतलब सिर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की पहचान है, मिर्गी की क्या पहचान है? एपिलेप्सी। जी बहुत बढ़िया। कि बार बार दौरे पड़ना, दौरे के पड़ते हैं बार बार, तो मिर्गी की पहचान होती है वो, कि मिर्गी हो सकता है। ठीक है, एपिलेप्सी। जी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते, टाइम हो गया है। पैराप्लेजिक व्यक्ति वह है जो डैश, पैराप्लेजिक बताना है। ओके, बी आंसर आ रहा है, पैराप्लेजिक। बहुत बढ़िया आंसर है, आपको अच्छे से याद है, ये देखकर खुशी हो रही है। पैरा से मतलब मैंने बताया था, पैर यानी पैरा यानी पैरों की तरफ नीचे के हिस्से में, निचले भाग में है पक्षाघात है, तो वो पैराप्लेजिक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया किसको रेफर करता है, क्या होता है? बात तो आप सही कह रहे हो कि ज्यादातर जो आंसर है बी होते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बीच में बाकी आंसर भी आ रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। जी, चारों अंगों में पक्षाघात होना क्या है? क्वाड्रीप्लेजिया है। टेट्रा का मतलब और क्वाड्री का मतलब ही चार होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ क्या है? मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मुख्य धारा। जी बिल्कुल सही, ए आंसर सभी ने दिया है। और ए आंसर जो है वही करेक्ट आंसर है, कि सामान्य कक्षा में चयनात्मक समावेश, कि जितना पॉसिबल हो सके उसमें समावेशन किया जाए, वो क्या है? मेन स्ट्रीम है, यानी मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ा जाए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में एडवोकेसी का क्या अर्थ है? वकालत जो है उसका क्या अर्थ है? जी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दिव्यांग अधिकारों के लिए समर्थन एवं आवाज उठाना। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पाइट केयर प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बताइए? ज्यादातर जो आंसर है वो डी आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ कुछ आंसर ए भी है। और चलिए अब तो सबके डी आ रहे हैं, बीच में कुछ आंसर आए थे ए, सी भी आया था। ओके, चलिए रेस्पाइट केयर क्या होता है? देखभालकर्ताओं को अस्थायी राहत मिलती है, कि जो मान लो कोई देखभाल करता है, ये पर्सन है और ये जो है एक डिसेबल्ड पर्सन है, और इसकी ये जो है देखभाल करता है, यानी केयर गिवर है ये। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो केयर गिवर की जगह कोई और आ जाता है और इस केयर गिवर को राहत मिल जाती है। ठीक है,
अस्थायी राहत होती है, इसमें कोई और हेल्प करता है कुछ टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट है स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है स्क्रीनिंग प्रक्रिया का? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही, सबका आंसर करेक्ट है। आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता की पहचान करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तो सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको इजी लग रहे होंगे। बेसलाइन डेटा एकत्र किया जाता है, क्यों एकत्र किया जाता है बताइए, या कब किया जाता है? जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही आंसर दिए सबने। हस्तक्षेप शुरू होने से पहले किया जाता है ताकि बच्चे का वर्तमान स्तर जो है वो हम जान सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकरण तब होता है जब छात्र क्या करता है? जी बिल्कुल सही, सीखे हुए कौशल को नई परिस्थितियों में उपयोग करता है। देखो जो सीखना होता है ना, सीखने की स्टेजेस है, ठीक है, ये आपका सीडीपी में आएगा, लर्निंग की स्टेजेस। सीखने में क्या होता है, पहले होता है अधिग्रहण करना, हिंदी में मुझे थोड़ा सा कुछ कुछ नाम पता है, एक्वायरिंग यानी अधिग्रहण करना, फिर उसका मेंटेनेंस आ जाता है, फिर यानी उसको मेंटेन करके रखना, फिर उसकी फ्लुएंसी प्रवाह में या प्रवाहिता बनाना, ठीक है, और फिर होता है उसका जर्नलाइजेशन, लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे सामान्यीकरण होता है कि बच्चे ने यहाँ पे जो सीखा उसको पहले मेंटेन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, और फिर फ्लुएंसी में आ गया कि अब जरूरत पड़ने पर जो चीजें कर लेता है, और जर्नलाइजेशन हो गया कि बहुत टाइम बाद में जब वास्तविक जीवन में जरूरत पड़ी कुछ चीजों की तो उसने कर लिया। ठीक है जी, मैम चलिए इसको ये समझी होगा, एक्वायर के बाद फ्लुएंसी तब मेंटेनेंस पे जाना होगा। हाँ ये हो सकता है सर। जी। ठीक है, एक्वायरिंग, एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस एंड जर्नलाइजेशन। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर लर्निंग का अर्थ है? भी ऑप्शन अभी दे रही हैं कि पूर्ण दक्षता के बाद भी अभ्यास। वेरी गुड जी, कि अपने दक्षता हासिल कर ली, सीख लिया, पर फिर भी आप अभ्यास कर रहे हैं उस चीज का। बिल्कुल बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बताइए? जी बहुत बढ़िया आंसर, अधिकतम स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करना, ये जो है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है कि जैसे भी करके बच्चे को हस्तक्षेप दिया जाए, सिखाया जाए, एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं यहीं पर। उसके बाद जो है किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम थोड़ा सा और जो है, अब सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है सर, आपकी तैयारी हो चुकी है इसलिए आपको जो है पेपर इजी लग रहा है। हालांकि इसमें जो कुछ क्वेश्चन थे वो आपके क्वेश्चन सीडीपी से भी थे, क्योंकि एज इट इज पेपर उठाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। एनएटी एक्ट की स्कीम से सवाल नहीं है क्या? एनएटी, एनटीए बोलना चाह रहे हो क्या? एनटीए 60 में से 55, 54 बहुत बढ़िया रिजल्ट है, 58 बहुत बढ़िया है। वेरी थैंक यू सो मच। देखिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इस लेवल के ही क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और समेटिव असेसमेंट क्या है, उनमें कंफ्यूजन थी हमें। तो मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन उठाए कि जैसे अगर माइक्रोसेफेली आपका क्लियर हो रहा है तो साथ साथ जो है हाइड्रोसेफेली से भी क्वेश्चन होना चाहिए, सेम एज इट इज। हाँ ये नहीं है कि सेम एक ही पेपर से है सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है,
एक पेपर से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने डाले ताकि टॉपिक जो आपका क्लियर होता जाए। पंजाब वाले एमसीक्यूज ओके। अर्चना जी मैं कल ट्रैवल में हूँ, मंडे को आपको जो है उसके आंसर मिल जाएंगे। अभी मैं टाइम नहीं निकाल पाई हूँ। पीडीएफ तो मैंने दे दिया, उसके एमसीक्यूज नहीं दिए पाई हूँ मैं अभी आपको, सॉरी आंसर की नहीं दी है ना मैंने, ठीक है वो आपको मिल जाएगी। जी जिसका कोई डाउट नहीं है वो क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम हमारा हो गया है। जी थैंक यू सो मच, वेलकम सभी का। और इसी तरह जो आप तैयारी करते रहिए, बाकी मिलते हैं मंडे की क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इस बार जो है क्वेश्चन पेपर जो थोड़ा लेंथी और टफ बनाने की मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा जो है कठिन स्तर हम रखें, क्योंकि अब सबकी तैयारी हो चुकी है, इजी क्वेश्चन सबको आ गए हैं, ठीक है। चलिए ओके, गुड नाइट सभी को। वेरी गुड नाइट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन एक बार और रहा और सबको इजी लगने लगा है, ऐसा नहीं कि इजी है। जी ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि इजी लगने लगा क्योंकि आपको आने लगा। जी चीजें सर। आपसे छूट गई थी और आप उसको रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये पूरा क्रेडिट जाता है मैम को और आपके संगठन को जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैम को धन्यवाद। थैंक यू अब सर। मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। गुड जी नाइट। सर, सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा, रुकना नहीं है। संडे को मैराथन यहाँ हो ना हो, लेकिन आपकी मैराथन जरूर होनी चाहिए। टारगेट आप लेके चलिए कि अगर आप संडे को फ्री हैं थोड़ा सा, तो जो है संडे को कम से कम आप 100-200 क्वेश्चन कहीं से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी पीडीएफ से आप सॉल्व करें, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय सभी को। गुड नाइट। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे भी चाहिए था अपन। तो